हेलो दोस्तों, एनसीओडी बुक में आपका स्वागत है। भाग 13 जीवन का उद्देश्य। एक सक्रिय जीवन मनुष्य को यह अवसर देता है कि वह रचनात्मक कार्यों में मूल्यों को पहचाने, जबकि आनंद से भरा निष्क्रिय जीवन उसे यह अवसर देता है कि वह कला, सौंदर्य व प्रकृति के अनुभव में संतुष्टि पाए। लेकिन जीवन में एक और उद्देश्य भी होता है, जिसमें सृजन व आनंद दोनों ही नहीं होते, जो उच्च नैतिक आचरण की संभावनाओं को स्वीकार करता है। जैसे एक मनुष्य का अपने अस्तित्व के लिए रवैया, एक ऐसा अस्तित्व जिस पर बाहरी बलों द्वारा रोक लगाई जा रही हो, उसके लिए रचनात्मकता व आनंद भरा जीवन जीने की मनाही होती है। लेकिन केवल रचनात्मकता व आनंद ही सार्थक नहीं होती। अगर जीवन में कहीं भी कोई भी सार्थकता है तो कष्ट के भी अपने मायने हो जाते हैं। कष्ट जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इसे भाग्य व मृत्यु की तरह जीवन से जुड़ा हुआ ही जाने। कष्ट व मृत्यु के बिना मनुष्य का जीवन पूरा नहीं हो सकता। जिस रूप में मनुष्य अपने सारे कष्टों व भाग्य को स्वीकार करता है, जिस तरह वह अपने सलीब होता है, वे उसे भरपूर अवसर देते हैं कि वह मुश्किल से मुश्किल हालातों के बीच भी अपने जीवन को एक गहरा अर्थ दे सके। वह निडर, गरिमामयी बनते हुए श्वास से परे होकर जी सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप को बचाने की कड़वाहट भरी जंग में वह मानवीय गरिमा को भुला दे और एक पशु से अधिक कुछ न रह जाए। यह मनुष्य के लिए एक मौका ही है कि वह किसी कठिन हालात की वजह से सामने आने वाले कुछ नैतिक मूल्यों को अपना ले या फिर उन्हें पूरी तरह से भुला दे। इसी से तय होता है कि वह अपने कष्टों के योग्य है भी या नहीं। इस सोच को गैर सांसारिक न समझें और न ये सोचें कि यह दुनियादारी से इतनी दूर है कि इसे असली दुनिया से दूर ही रखा जाना चाहिए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि केवल कुछ लोग ऐसे ऊंचे नैतिक मानदंडों के लायक बन पाते हैं। बंदियों में केवल कुछ लोग ही ऐसे थे जो अपनी अंदरूनी आजादी को बरकरार रख सके और अपने कष्टों से मिले मूल्यों को अपना सके। लेकिन यदि हमें ऐसा एक भी उदाहरण मिलता है तो वह इस बात का सबूत है कि मनुष्य की आंतरिक ताकत उसे उसके तयशुदा भाग्य से परे ले जा सकती है। ऐसे व्यक्ति केवल यातना शिविरों में नहीं होते। मनुष्य को हर स्थान पर भाग्य का सामना करना होता है। उसके पास ऐसा अवसर हमेशा होता है कि वह अपने ही कष्टों से स्वयं कुछ हासिल कर ले। किसी रोगी की किस्मत को ही ले, विशेष रूप से जिसका इलाज नहीं हो सकता। मैंने एक बार एक युवा रोगी का पत्र पढ़ा था, जिसमें वह अपने मित्र को बताता है कि उसे हाल ही में पता चला कि वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकेगा और ऑपरेशन से भी उसे कोई फायदा नहीं हो सकता। वह आगे लिखता है कि इससे उसे अपनी देखी हुई एक फिल्म याद आ गई, जिसमें एक ऐसे आदमी को दिखाया गया था जिसने बहुत ही बहादुरी व मर्यादा के साथ अपनी मौत का इंतजार किया। लड़के को ऐसा लगा कि मौत से इतने अच्छे तरीके से भेंट करना अपने आप में एक बड़ी बात थी और अब किस्मत ने उसे भी ऐसा ही करने का एक मौका दिया है। हमें से जिन्होंने टोल्स्टॉय की पुस्तक से प्रेरित फिल्म रिजरेक्शन यानी पुनरुत्थान नहीं देखी, उनके मन में भी ये सोच पैदा हो सकती है। वे अच्छे भाग्य वाले बड़े महान व्यक्ति रही हैं। हमारे लिए उस समय ऐसा कुछ भी न था। न तो भाग्य ही बहुत अच्छा रहा और न ही ऐसी महानता अर्जित करने का कोई अवसर मिला। फिल्म देखने के बाद हम पास वाले कैफे में गए और एक कप कॉफी व सैंडविच खाने के दौरान ही हमारे दिमाग से वे गुड़ और आध्यात्मिक बातें हवा हो गई। लेकिन जब हमारे अपने जीवन में ऐसे अवसर आए, जब भाग्य हमारे सामने था और हमारे पास अवसर था कि हम उसी महान आध्यात्मिकता के साथ इससे भेंट करते, तब तक हम अपने युवा अवस्था के संकल्प को भुला चुके थे और इसी तरह हम असफल रहे। शायद हमारे लिए ऐसा ही एक दिन फिर से आए, जब हम वही फिल्म दोबारा देखें या वैसी कोई फिल्म फिर से देखने का मौका मिले। लेकिन तब तक इसके साथ साथ कुछ और तस्वीरें भी अंदरूनी नजरों के सामने से होकर निकल सकती है। ऐसे लोगों की तस्वीरें जिन्होंने किसी भावुक फिल्म में दिखाए गए दृश्यों की
अधिक हासिल किया हो। किसी खास आदमी की आंतरिक महानता के विवरण व्यक्ति के सामने आ सकते हैं, जैसे कि उस नव युवती की कहानी को ही ले। मैं यातना शिविर में उसकी मृत्यु का गवाह बना था। ये एक बहुत सादी सी कहानी है, यहाँ बताने को बहुत कुछ नहीं है और सुनने में ऐसा लग सकता है कि मानो मैंने इसे गढ़ा हो, लेकिन मुझे तो ये किसी कविता से जान पड़ती है। एक कहानी कविता से। वह नव युवती जानती थी कि वह अगले कुछ दिनों में इस दुनिया में नहीं रहेगी, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो वह इसके बावजूद बहुत प्रसन्नचित्त थी। उसने मुझे बताया, मैं एहसानमंद हूँ कि तकदीर ने मुझ पर ऐसा गहरा वार किया। वह आगे बोली, अपना पहले का जीवन मैंने बहुत गलत तरीके से जिया और कभी आध्यात्मिक उपलब्धि को गंभीरता से नहीं लिया। फिर उसने झोंपड़ी की खिड़की से बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ मेरे इस सुन्नेपन के बीच ये पेड़ ही मेरा साथी है। वह उस खिड़की की मदद से शाहबलूत के पेड़ की केवल एक शाखा ही दे सकती थी और उस शाखा पर 2 फूल थे। उसने मुझे कहा, मैं इस पेड़ से अक्सर बातें करती हूँ। मैं सुनकर चौंक गया और समझ नहीं पाया कि उसके इन शब्दों को किस रूप में लूं। क्या वह बुखार के असर में थी? क्या उसे समय समय पर मति भ्रम होता था? मैंने बड़ी व्याकुलता के साथ पूछा कि क्या पेड़ उसकी बात का जवाब देता है? जवाब मिला, हाँ। और वह क्या कहता है? इस सवाल के जवाब में उसने कहा, यह मुझसे कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं जीवन हूँ, एक शाश्वत जीवन। हम पहले ही बता चुके हैं कि बंदी के आंतरिक जीवन की दशा के लिए केवल मानसिक व शारीरिक कारण ही जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि ये मुक्त निर्णय का नतीजा था। बंदियों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण से पता चला है कि जो बंदी धीरे धीरे नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों पर अपनी पकड़ खो देते थे, वे अंततः शिविर के नीचा दिखाने वाले प्रभावों के वश में आ जाते। अब यह सवाल पैदा होता है कि अंदरूनी पकड़ कैसे बनती थी। जेल में रहने की अवधि। जब भूतपूर्व बंदी अपने अनुभव लिखते या बताते तो वे ये स्वीकार करते कि सबसे अधिक निराशाजनक प्रभाव तो यही था कि कोई बंदी ये नहीं जानता था कि उसने कितने समय तक कैद में रहना होगा। उसे कोई तारीख नहीं दी गई थी कि वह जेल से कब तक छूट जाएगा। हमारे कैंप में तो इस बारे में बात तक करना बेकार था। दरअसल किसी भी बंदी की जेल में रहने की अवधि न केवल अनिश्चित बल्कि असीम भी थी। एक जाने माने शोध मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि यातना शिविर में जीवन को अस्थायी अस्तित्व कहा जा सकता है। हम इसमें कुछ शब्दों को शामिल करते हुए नई परिभाषा गढ़ सकते हैं। अज्ञात सीमा का अस्थायी अस्तित्व। कैंप में आने वाली नए कैदी कैंप के हालात के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जो लोग दूसरे कैंप से आए होते वे अपनी जुबान बंद रखते। कुछ कैंप ऐसे थे जिनमें कभी कोई वापस नहीं आता था। जो ही कोई बंदी कैंप में प्रवेश करता उसके मन में एक बदलाव आने लगता। अनिश्चितता का अंत होते ही अंत की अनिश्चितता सामने आ जाती। ये देख पाना कठिन था कि अस्तित्व के इस रूप का अंत क्या और कब होगा। लैटिन शब्द फिनिश के 2 अर्थ हैं, अंत और कहीं पहुंचने के लिए लक्ष्य। जो व्यक्ति अपने अस्थायी अस्तित्व का अंत नहीं देख सकता था वह जीवन में किसी निश्चित उद्देश्य को भी नहीं साध सकता था। वह किसी सामान्य जीवन जी रहे आदमी की तुलना में भविष्य के लिए जीना त्याग देता था। इस तरह उसके आंतरिक जीवन का पूरा ढांचा ही बदल जाता। उसके जीवन के दूसरे पक्षों को देखकर पता चलता कि उसके भीतर नष्ट होने के लक्षण उभर आते हैं। मिसाल के लिए बेरोजगार कर्मचारी भी इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे कर्मचारी का एक अस्थायी अस्तित्व हो जाता है और एक निश्चित अर्थ में वह भविष्य या किसी लक्ष्य के लिए नहीं जी सकता। बेरोजगार खदान मजदूरों के जीवन पर शोध करने से पता चलता कि वे एक विचित्र प्रकार के विकृत समय से ग्रस्त होते हैं। आंतरिक समय जो कि उनकी बेरोजगार अवस्था का नतीजा होता है। कैदी भी इस विचित्र से समय के अनुभव से ग्रस्त होते हैं। कैंप प्रवास के दौरान समय की एक छोटी इकाई
मिसाल के लिए एक दिन भी हर घंटे की यातना और थकान से भरा होने के कारण बहुत लंबा लगता है। समय की बड़ी इकाई जैसे कि एक सप्ताह वह कहीं तेजी से बीतता है। जब मैं कहता हूँ कि कैंप में एक दिन सप्ताह से कहीं बड़ा होता है तो मेरे साथी भी इसके लिए पूरी सहमति दे देते हैं। हमारा समय का अनुभव कितना विरोधाभासी था। इस संदर्भ में हम थॉमस मान के द मैजिक माउंटेन को याद कर सकते हैं, जिसमें कुछ खास मनोवैज्ञानिक कथन छिपे हैं। थॉमस मान उन लोगों के आध्यात्मिक विकास पर अध्ययन करते हैं जो एक समरूप मनोवैज्ञानिक अवस्था में होते हैं, जैसे किसी सेनेटोरियम में रहे टिब्बी के रोगी जो ये भी नहीं जानते कि उन्हें वहां से कब वापस भेजा जाएगा। वे भी ऐसे ही अस्तित्व का अनुभव करते हैं, न कोई भविष्य और न कोई उद्देश्य। एक नया कैदी जो स्टेशन से कैंप तक बहुत सारे बंदियों के साथ कदम ताल करते हुए आया था, उसने मुझे एक बार बताया कि उसे ऐसा लगा मानो वह अपने ही अंतिम संस्कार के लिए जा रहा हो। उसका जीवन ऐसा हो गया था जिसमें आने वाले कल की कोई आस न हो। उसे लगा कि जैसे जीवन समाप्ति हो गया हो, अब जीवन में कुछ शेष नहीं रहा। ऐसा निर्जीव होने का भाव कुछ और कारणों से भी था। हमारी बंदी अवस्था जाने कब तक रहने वाली, ये असीम अवधि सबसे अधिक कष्ट देती। इसके साथ ही जेल की संकरी सीमाएं तो थी ही, कांटेदार तारों की बाढ़ जो भी था वह तो हमसे हमेशा के लिए छीन गया था। मानो सब कुछ झूठा हो गया हो। बंदी के लिए बाहरी लोग और उनसे जुड़ी घटनाएं एक भूतिया अस्तित्व रखने लगी। बंदी को ऐसे लगने लगा मानो वह मरने के बाद किसी दूसरे लोक से इस लोक के लोगों और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं की जानकारी पा रहा हो। अतीत से लगाओ। जिस आदमी ने खुद को अपने भविष्य से तोड़ लिया हो, वह अक्सर अतीत के विचारों में उलझा रहता। हम पहले भी बता चुके हैं कि बंदियों के मन में अतीत के प्रति गहरे लगाव का भाव रहता था, इसलिए वे वर्तमान को उसके सारे जुल्मों के साथ सहन कर पाते थे, लेकिन वर्तमान को उसकी हकीकत से चीरने का एक खतरा भी था। इस तरह कैंप में वे सभी अवसर आसानी से नजरअंदाज हो जाते जो कैंप जीवन को सकारात्मक बना सकते थे। ऐसे अवसर जो वास्तव में वहां मौजूद थे, अपने अस्थायी अस्तित्व को अवास्तविक मानने के कारण ही बंदी अपने जीवन पर काबू नहीं रख पाते, मानो उनके सामने आने वाली किसी भी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि अपवाद स्वरूप सामने आने वाली या असाधारण किस्म की भारी कठिन अवस्था ही इंसान को आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने का अवसर देती है। कैंप के संघर्ष को अपने अंदरूनी बल की परीक्षा मानने के बजाय उन्होंने अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लिया और उसे परिणाम रहित मानकर घृणा करने लगे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद कर अतीत में रहना कहीं बेहतर समझा। ऐसे लोगों के लिए जीवन की कोई मायने नहीं रह गई। महान आध्यात्मिक स्तर। बेशक कुछ ऐसे लोग भी थे जो महान आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने में सफल रहे, पर बहुत कम लोगों को यह अवसर मिला कि वे अपनी सांसारिक असफलता व मृत्यु से परे जाते हुए मानवीय महानता प्राप्त कर सके। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे वे सामान्य हालात में तो कभी नहीं पा सकते थे। मध्यम दर्जे के बेमन से काम करने वाले हम लोगों के लिए बिस्मार्क के इन शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है। जीवन कुछ ऐसा ही है, मानो आप किसी दांतों के चिकित्सक के पास हैं। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अभी कुछ और बदतर होने ही वाला है, जबकि वह पहले ही समाप्त हो चुका होता है। इन शब्दों में थोड़ा बदलाव करके हम यह भी कह सकते हैं कि यातना शिविरों में रहने वाले अधिकतर लोगों का यही मानना था कि जीवन के वास्तविक अवसर निकल चुके हैं, जबकि हकीकत में अभी अवसर और चुनौतियां बाकी थे। इन्हीं अनुभवों से जीत हासिल की जा सकती थी। अपने जीवन को एक आंतरिक विजय में बदला जा सकता था, या उस चुनौती को अनदेखा करते हुए केवल असामान्य रूप से बढ़ा जा सकता था।
अधिकतर बंदियों ने ऐसा ही किया। कैंप में मानसिक संघर्ष कर रहे बंदियों का जो भी भावात्मक या मानसिक उपचार किया गया, उसका उद्देश्य यही था कि उन्हें भीतर से मजबूत बनाया जा सके, ताकि वे अपने भावी लक्ष्य को देखते हुए अपने मन में उसके लिए आस पैदा कर सके। हालांकि कुछ बंदी ऐसे भी थे जिन्होंने सहज भाव से ऐसा करने का प्रयत्न किया। यह मनुष्य की बहुत ही विचित्र आदत है कि वह भविष्य की ओर देख कर ही जी सकता है, और उसके अस्तित्व के सबसे कठोर क्षणों में यह उसकी मुक्ति होती है। वैसे कई बार उसे इस काम के लिए अपने मन को जबरन झोंकना भी पड़ता है।